नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य में स्थित है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और यह जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेशों से अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, आपने समय निकालकर हमारे दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं दी, अपने आशीर्वाद दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मेन विषय पर आते हैं। कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को उच्च जानकारी दें या प्रमुख जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे प्राचीन काल के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में से एक तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला यह एक ख्याति प्राप्त एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जो उस समय गांधार में और अभी वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में। और ये विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध था अपने शिक्षा के लिए, कला के लिए, विज्ञान के लिए। और यहाँ पर दूर दूर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। बड़ा परिसर था और लगभग यहाँ पर 10,500 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। और वे सभी लगभग 50 से भी अधिक शास्त्रों के वो ज्ञाता हुआ करते थे, अलग अलग विषय में पारंगत हुआ करते थे। तो ऐसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय जो कि भारत भूमि पर ही यह फला फूला है और बौद्ध संस्कृतियों को इस्टाब्लिश करने के लिए, उसकी अपनी मानवता का संदेश को प्रचारित करने के लिए इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया गया। और यही एक उस समय की एक बड़ी खासियत रही है। और यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में जैसे कि भोजन, वस्त्र, औषधि और निवास की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाती थी। और ये वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़ा मन लगा करके अध्ययन करते थे, चाहे वो ध्यान साधना के हो, चाहे वो विज्ञान कलाओं की हो, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ यहाँ पर विद्यार्थी बड़े पारंगत हुआ करते थे। इसलिए विश्व भर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा का अच्छी तरह से अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जाता था। और ये विश्वविद्यालय जो कि बहुत सारे लोगों के दान पर यह आश्रित था, चाहे उस समय के तत्कालीन राजा रहे हो या उस समय के जो लोग थे वो काफ़ी मदद किया करते थे ताकि ये विश्वविद्यालय अच्छी तरह से संचालित कर सके। और ये विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से ये तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को, बौद्ध सिद्धांतों को, जो कि आप जानते ही है कि शील, मैत्री, करुणा पर आधारित ये धम्म, प्रज्ञा पर आधारित ये धम्म जिसे हम विचार कहते हैं, इस विचारों को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर अधिक बल दिया गया। चूँकि वहाँ पर पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी वो पारंगत हो सके और लंबे दीर्घकाल तक यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। और वहाँ पर दीक्षा लेकर पढ़ना अनिवार्य था कि हर एक व्यक्ति जो भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आएगा वह
दीक्षित होगा और फिर वह अपने जो सिद्धांत है उसको आत्मसात करके फिर वह आगे बढ़ने की दिशा में जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत चूँकि तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म से लिया गया था और इसलिए वहाँ पर कला के बारे में, विज्ञान के बारे में, चिकित्सा के बारे में, गणित के बारे में, जो अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं उसके बारे में वहाँ पर बड़े विस्तार से अध्ययन कराने का काम बड़ा ज़ोरों से किया जाता था। यहाँ के विद्यार्थी सुबह से ही अध्ययन पर लग जाया करते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि ध्यान साधना है, ये जब होता था तो आप देख पाएंगे कि सुबह से ही ये जो लोग थे और ये लोग जिस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था तो उस प्रशिक्षण का लाभ यहाँ के शिक्षार्थी लेते थे। वह विश्वविद्यालय जो कि आम जनता के ऊपर में, राजाओं के ऊपर में, दानदाताओं के ऊपर में यह आश्रित था और इसलिए तक्षशिला उस समय का एक बड़ा यह विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ये कोई साधारण नहीं है। आप देखेंगे कि जो रावलपिंडी है वहाँ से कुछ दूरी पर ही ये परिसर जो है वो अभी दिखाई देता है। अभी तो वर्तमान में इसे अवशेष के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन यह 7वीं सदी के आसपास यह विश्वविद्यालय तैयार किया गया और 7वीं सदी में जब लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे तो यह ज्ञान के लिए जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध था। यहाँ के आचार्य बहुत ही तज्ञ हुआ करते थे। अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत परिश्रम करके उन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया करते थे। इसलिए यह जो विश्वविद्यालय है यह फ्लोरिश हो रहा था, दिनों दिन इसकी ख्याति बढ़ते जा रही थी। उसका एक ही कार्य था कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की शिक्षा पद्धति काफ़ी श्रेष्ठ हुआ करती थी। यहाँ पर समझने के लिए या विद्यार्थियों को जो मुखाग्र याद करने की जो प्रथा हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, तो विद्यार्थी बहुत कुछ मुखाग्र याद किया करते थे। यहाँ पर रैशनलिज्म पर बड़ा जोर दिया जाता था कि तार्किक शिक्षाएं उनके अंदर में आए और कुछ ऐसी विद्या है जो मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं, मन को समझने की विद्या है, यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर दी जाती थी। और इसलिए यहाँ के जो लोग थे ये काफ़ी कुछ अच्छी तरह से जीवन को यापन करने के लिए वह आगे बढ़ा करते थे। इसलिए तथागत की इस धम्म को यहाँ पर इस विश्वविद्यालय ने बड़ी अच्छी तरह से एडॉप्ट किया। चूँकि हर यहाँ का एक आदमी जब वो दीक्षित होता है तो वह सील को मानता है, क्योंकि सील जो है वह मनुष्य का एक बेहतरीन गुणधर्म देखा जाता है और इस गुणधर्म के आधार पर वे सभी के सभी काफ़ी कुछ अच्छी तरह से जीवन को यापन करने वाले लोग बनते जा रहे थे। उनका ज्ञान अन्य विद्यार्थियों की तुलना में काफ़ी अच्छा था, जिसे हम कह सकते हैं कि जो आईक्यू था, इंटेलिजेंसी जो उनकी सोच थी या उनकी जो समझ थी, अन्य विद्यार्थी की तुलना में हमें अधिक देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का ज्ञान दिया जाता था। ये आवासीय विश्वविद्यालय था। जब हम लोग तक्षशिला की बात करते हैं तो ये आवासीय विद्यालय होने की वजह से यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से यहाँ जो लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करते थे और अध्ययन अध्यापन का कार्य यहीं पर रहकर करने की वजह से उन्हें फुल टाइम मिलता था। अधिक समय मिलने की वजह से वह इस विश्वविद्यालय में अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए उन्हें जो समय दिया गया था, इसलिए वो जल्दी ही किसी भी विषय को लेकर पारंगत हुआ करते थे, क्योंकि उनकी स्किल बढ़ती थी, उनका नॉलेज बढ़ता था, उनकी विद्याएं बढ़ती थी, क्योंकि दिनों दिन उसी पर वो अधिकतर आप जब देखेंगे तो उस पर काम किया जा रहा था। तो ये विश्वविद्यालय जो कि आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में वो अपने स्तर को दिनों दिन जो है वो काफ़ी कुछ बढ़ाने के लिए और वो अपने विद्यार्थियों को विकसित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए वह किस तरह की शिक्षाओं को देते हुए और वो यहाँ पर रहकर वो कितना अध्ययन करते थे। तो हम देखा कि जो तक्षशिला है ये बड़ा सेंटर
विद्या के बारे में जो हमें बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से धीरे धीरे वह विकास की तरफ में वह आगे बढ़ता है। इसलिए मोरालिटी पर जोर देने के लिए, यहाँ पर शील सदाचार पर जोर देने के लिए ये सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती थी, क्योंकि हर एक विद्यार्थी वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह शिक्षा ग्रहण कर सके। इस पर वह अधिक जोर देने के लिए यह स्वाभाविक तौर पर उस काल के जो लोग थे, खास करके तक्षशिला में जो आचार्य थे, वो आचार्यों का यही एक भूमिका रहती थी कि कम से कम जो हमारे विद्यार्थी है जो दीक्षित होकर यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें एक ज्ञान में उनकी बढ़ोतरी हो सके। इसलिए कम से कम यहाँ पर 12 साल रह करके अध्ययन करने पर जोर दिया जाता था। एक समझ सकते कि दीर्घ काल का एक अध्ययन, और वो पूरे के पूरे सभी विद्यार्थी जो भी यहाँ पर प्रवेश लेते थे, प्रवेश की जो पद्धति थी ये भी काफ़ी कठिन थी, वो साधारण नहीं थी। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना काफ़ी कठिन काम था, ये आसानी से प्रवेश मिलता नहीं था। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध और बाकी के जो दार्शनिक थे, उनकी शिक्षाओं को किस तरह से विद्यार्थी के अंदर में ये डाला जा सके, किस तरह से वो इसको समझ सके, इस पर वह अधिक जोर देते हुए कोशिश करने में लग जाते थे। इसलिए वहाँ के जो विद्यार्थी थे बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे, और तक्षशिला जो कि पूरे विश्व में इसका एक बड़ा नाम था। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय तो बहुत थे, लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जो ये शिक्षाओं के लिए सिर्फ जाने जाते थे, जैसे नालंदा है, तक्षशिला जो कि हम देख ही रहे, वल्लभी है, विक्रमशिला है। ऐसे तमाम जो उस काल की जो यूनिवर्सिटीज़ थे या विश्वविद्यालय थे, यह सब महाविहार थे। और जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि इस जगह में बड़े बड़े कक्ष बनाए गए थे, वे सभी के सभी रोशनदान उसमें लगे थे, प्रकाश आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर कुआं था, यहाँ पर पूजा स्थल बना हुआ था, तथा गौतम बुद्ध की मूर्ति भी जो है यहाँ पे बनती हुई हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो एक विशालकाय जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, छोटा क्षेत्र नहीं था, एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पर जो लोग हैं वो अधिक संख्या में रह सके और वो अध्ययन भी कर सके, इसलिए इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक क्षेत्र था। और इस व्यापक क्षेत्र जो कि लोगों के लिए रहने की सुविधा सभी प्रकार की यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। चूँकि आचार्य की और शिष्यों की जो परंपरा है वो हमें इस काल से ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है कि जो शिष्य थे वो आचार्य को बड़ी अच्छी तरह से अनुसरण करते थे, और आचार्य जो है उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता था। इसलिए इस समय की जो गुरु और आचार्य की जो परंपरा देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी अच्छी परंपरा थी, ताकि जो शिष्य है वह गुणवान और ज्ञानवान भी बन सके। इस पर अधिक जोर देते हुए उस समय के राजाओं ने, उस समय की जनता ने काफ़ी कुछ इस विश्वविद्यालय की मदद की। और विश्वविद्यालय ने क्या दिया, तो हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय ने वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक अच्छा विद्यार्थी बनाया। जब आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी जो बनते हैं और वो पूरी तरह से तैयार होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का वो ज्ञान रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उस समय जो उन्हें विद्या दी जाती थी उसमें काफ़ी उनका एग्ज़ाम लिया जाता था, उन्हें एग्ज़ाम दे करके उसे और भी आगे बढ़ाया जाता था। तो ख़ास करके आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार का जो स्किल्स है या जिसे हम कौशल कहते हैं वो उस बच्चों के अंदर में, विद्यार्थी के अंदर में डाला जाता था या उसे तैयार किया जाता था, ताकि वह बच्चे जो विद्यार्थी है वो बाहर जाकर भी इसके लिए प्रचार प्रसार कर सके। तो हमने देखे कि यहाँ का जो विद्यार्थी जब वो पढ़ कर के तैयार होता है तो वह दूसरों को भी ज्ञान देने के लिए वह तैयार रहता है। अर्थात मानव कल्याण का कार्य ऐसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर हो रहा था, जिसका हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर एक सेवा भाव, एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा ज्ञान और
अज्ञान को पूरी तरह से दूर करने के लिए वह प्रयास करते रहते थे, इसलिए वह एक अच्छा विद्यार्थी बनकर वहाँ से निकलता था। चूँकि वह उसने दीर्घकाल तक अध्ययन किया है, दीर्घकाल तक प्रशिक्षण लिया है, तो अलग अलग शास्त्रों का ज्ञाता होता था। इस जगह में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, बड़ा बड़ा पुस्तकालय था, जहाँ पर ये विद्यार्थी अध्ययन करते थे। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए, विज्ञान के लिए, कलाओं के लिए, संस्कृति के लिए और मूल दार्शनिक शिक्षाओं के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने के मिलेगी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पुस्तकालय में पुस्तक रखी जाती थी और वहाँ पे विद्यार्थी बड़ी गहनता से इन साहित्य का वह अध्ययन करते थे। और यही एक बड़ी बात उस काल से देखने के लिए मिलती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको और भी ये सफ़र आगे बढ़ता गया, तो इस विश्वविद्यालय जो कि महाविहार एक बहुत बड़ा केंद्र कहलाया, और जहाँ पर जो आने वाले जो लोग थे उनको पूरी तरह से हर एक चीज़ की सुविधा प्रदान करना इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था। सिर्फ दीक्षा लेकर के रहना इतना पर्याप्त नहीं है, तो उन्हें अलग अलग तरह की शिक्षाएं देना यह उनका स्वभाव था। जैसे आप देख सकते हैं व्याकरण का ज्ञान कराना, उन्हें सिखाना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें दर्शन सिखाना। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद है, अष्टांगिक मार्ग है, 4 ब्रह्म विहार है, 10 पारमिताएँ हैं, बुद्ध की जो खास टीचिंग है, जो दर्शन जिसे कहा जाता है, ध्यान साधना है। वह ध्यान साधना के लिए ये यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान साधना करने पर जोर दिया करते थे, और इसलिए उनकी एकाग्रता, उनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी तेज दिखाई देती है, या जिसे हम प्रभावी दिखाई देती है, जो अन्य लोगों की तुलना में वह अधिक होती थी, क्योंकि वह पूरी तरह से इसी में वह मग्न रहते थे। और जब वो मग्न हो जाते थे तो वह उस आधार पर ही अपने कार्यों को करते हुए कि लगातार जो मनुष्य है वो कैसे पारंगत हो सकता है, तो विज्ञान के अलग अलग तरीके हैं, शास्त्रों के अलग अलग ज्ञान हैं, क्योंकि एक ही शास्त्र नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने शास्त्र हैं, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कई सारे और भी शास्त्र हैं। यानी अलग अलग तरह की शिक्षाओं का केंद्र, जहाँ पर राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक पहलुओं को कैसे हम जान सकते हैं, देश की अर्थनीति कैसी होगी, राज करने की नीति कैसी होगी, समाज नीति कैसी होगी, धर्म नीति कैसी होगी, इस पर वे बड़ी गहनता के साथ में इस पर वो जोर देते थे। और इसी का एक बड़ा प्रभाव उस काल में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें पूरी तरह से इस विश्वविद्यालय को जब हम देखते हैं, इसके बारे में बड़ा डिटेल में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये बड़ा हर एक क्षेत्र के लिए पूरी तरह से संपन्न था, पारंगत थे। यहाँ के आचार्य अलग अलग शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए वो विद्यार्थी को भी उसी तरह से ज्ञान देने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कम से कम वह अपने जीवन काल में इस तरह से अभ्यास करने के लिए वह तैयार रहें, बने। और इसी विश्वविद्यालयों ने, आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई थी, और इसी पहचान की वजह से संसार में जो लोग हैं भारत को ईश्वर गुरु के नाम से जानते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही इस तरह की चीज़ें देखी गई, और उस समय जो रहने वाले लोग थे वह पूरी तरह से इन चीज़ों को मानते थे। जब इसकी पहचान बनी कि आखिर यहाँ कौन सी शिक्षा दी जाती है, कौन सा ज्ञान दिया जाता है, जो दुनिया भर में इसके लिए ज्ञान देना संभव नहीं था, जो भारत के में इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से संभव हुआ था। और इसलिए दुनिया के लोगों को लगता था कि ये बड़ा बुद्धिमान है और ये दूसरे देश को ज्ञान देते हैं, इसलिए ईश्वर गुरु जिसे मानते हैं, वो तब से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर में इन चीज़ों को देखा गया, और देखते देखते इन्होंने अपना एक विश्व ख्याति प्राप्त कर ली, और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आने लगे।
प्राचीन काल में, जबकि आप जानते हैं कि यह बड़ा देश था जम्बूद्वीप जिसे कहा जाता था, तो जम्बूद्वीप एक बड़ा इसकी सीमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और जब ये जम्बूद्वीप था तो यहाँ पर उस तरह से जो लोग थे वो अलग अलग जगह शिक्षा के लिए काम करते, क्योंकि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। इस विश्वविद्यालय की एक और खासियत थी कि यहाँ पर हर एक आदमी को जो शिक्षा है वो देने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया था। किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं, वह सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया था, एक आदमी के लिए नहीं। हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी जगह का हो, यदि वो यहाँ अध्ययन करना चाहता है और प्रवेश परीक्षा में यदि वो पास हो जाता है तो उसे अध्ययन करने की यहाँ पर अनुमति जो है वो मिल जाती थी। लेकिन यहाँ किसी भी पर्टिकुलर कास्ट हो या फिर धर्म हो, संप्रदाय हो, किसी से भी नहीं, हर एक आदमी को यहाँ पर पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। ये सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमें इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए मनुष्य जो है वह कैसे अच्छा बन सकता है, उसका जीता जागता जो नमूना है या एक आदर्श जिसे हम मानते हैं, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है। आप समझ सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में 10,500 विद्यार्थी रहते होंगे तो उसका कितना बड़ा जो परिसर है। उस काल में जो कि अभी तो टेक्नोलॉजी, विज्ञान और कई सारी चीज़ें, लेकिन उस समय भी ये सभी प्रकार की तकनीकें जो है वो देखने के लिए मिली, क्योंकि वे लोग भी इस तरह से हर एक विषय में वह पारंगत हुआ करते थे। ये चीज़ें हमें बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलती है, जिसकी शुरुआत 7वीं 8वीं सदी से लेकर 1200 सदी तक हमें देखने के लिए मिलती है। यानी 1200 यानी लगभग 1200 वर्ष तक इन विश्वविद्यालय ने, यानी बुद्ध के बाद आप देखते हैं, और सम्राट अशोक के द्वारा जो निर्माण किए गए विश्वविद्यालय थे या बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र थे, उसके बाद से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस विश्वविद्यालय में या बाकी जगह पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे या लोग थे, और उसकी इतनी लंबी सोच थी, तो उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं या अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह उस समय 1200 वर्ष तक इस सिद्धांतों का टिक कर रहना, और न जाने कितने सारे विद्यार्थी ऐसे वहाँ से निकले और उन्होंने जगह जगह जा कर के प्रचार और प्रसार करने की पूरी तरह से कोशिश की। एक मानवता की उत्थान की जिम्मेदारी उन्होंने ली, और दुनिया में एक बड़ा जो नाम है इस विश्वविद्यालय का उन्होंने पहुँचाया। वो स्वयं ही विद्यार्थी इसका प्रचार करते थे कि यहाँ पर अच्छी तरह से व्यक्ति को तैयार किया जाता है, जो बाहर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता था। आम जनता को जितना ज्ञान नहीं जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हुआ करता था, और इसीलिए इन विश्वविद्यालय ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और इसलिए आज भी हम लोग इस विश्वविद्यालय का नाम हम लेते रहते कि ये बड़े महान विश्वविद्यालय रहे हैं, ग्रेट इंस्टीट्यूशन रहे हैं, जहाँ पर वह पूरी तरह से सभी को अच्छी तरह से ज्ञान देने का काम करते थे। इसलिए विद्या कैसी होती है, कैसे दी जाती है, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय से देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय में वह आचार्य हो या विद्यार्थी हो, वो किस तरह से रह करके वहाँ पर अध्ययन करते थे, और तब जब वह अध्ययन कर लेते थे तो उनका जो एक भाव था, एक बड़ी जो सोच थी, वो हमें बड़े वृहद रूप से देखने के लिए मिलती है। इसका एक बड़ा जो आदर्श है वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो कि त्रिपिटक में तो हमें कोई इसका वर्णन नहीं देखने को मिलता, लेकिन बाद के कालांतर में जो साहित्य निर्माण किए गए, उन साहित्य में इन सभी चीज़ों का हमें वर्णन देखने के लिए मिलते रहता है। और वे सभी के सभी जो लोग थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से गहनता के साथ में इस काम को किया, और करते करते वह एक मनुष्य के जीवन काल में कैसे वह एक आगे बढ़ने की सोच पैदा हो सकती है,
इस पर बड़ी अच्छी तरह से अमल में लाने के लिए जो उन्होंने तकनीकी या पद्धति को विकसित किया था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय के तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो पद्धति थी बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने डेवलप किया था। और डेवलप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ का हर एक चीज़ें, चाहे वह कक्षा हो, चाहे वो पूजा यहाँ का हाल हो, या जहाँ विद्यार्थी रहते थे उसकी डिजाइन हो, आपको बड़ी सुंदर ढंग से इसका यहाँ पर जो आर्ट है या जो कला है वो हमें देखने के लिए मिलती है। एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ स्तर, जहाँ पर अधिक से अधिक लोग आकर के इस चीज़ों को वह जान सके, अध्ययन कर सके। इसलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का एक बड़ा विश्वविद्यालय में से एक, जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। आप लोगों को मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया, आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ आपने उन्हें विषय पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन इसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और आप प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम उन उत्तरों को देते हैं, या जो नए दर्शक आए उनके लिए भी हम आपको बताते चलें कि आप जो प्रश्न या अपनी जिज्ञासाएं हमें व्हाट्सएप पे और ईमेल पे भेजते हैं, उनके उत्तर हम विशेषज्ञों द्वारा या आदरणीय भंते जी द्वारा आपको सीधे तौर पर दिए जाते हैं। यह इसलिए भी किया गया है क्योंकि कुछ बहुत ही पर्सनल प्रश्न होते हैं, और साथ ही आपको इस प्रोग्राम में आपका समय बचे, इसलिए भी हम यह प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो